सद्गुरु, हमें बताइए कि जब आप बच्चे थे तो क्या आपको भी स्कूल में डाला गया था जैसे कि सबके साथ होता है, जहां आपने मैथ्स और लैंग्वेज पढ़ी और और आगे की पढ़ाई करी आपने? मैं आपको इतना पढ़ा लिखा दिखता हूँ? ऐसे मेरी बेइज्जती मत कीजिए। असल में पता है, जब मैं इमिग्रेशन की लाइनों में खड़ा होता हूँ, खासकर अमेरिका में, वो मुझे देखते हैं और बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा अनपढ़ दिखता हूँ। ऐसे दिखना आसान नहीं है। आपको पता है कि अनपढ़ बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पढ़ाई का मतलब कहीं जाकर बस 20 साल में सर्टिफिकेट हासिल करना है। अनपढ़ रहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस दिन से आप पैदा हुए हैं, आपके माता पिता, हर दूसरा बड़ा, हर स्कूल, हर चीज, हर कोई आपको वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है जो उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं आया। जब मैंने 12वीं कक्षा पास की, उन दिनों उसे पीयूसी कहते थे। उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं खुद को शिक्षित करूंगा। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था। ये परिवार ऐसा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हैं। कॉलेज नहीं जाना पाप की तरह है। कम से कम आजकल थोड़ा लचीलापन है। फिर मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। हर दिन वो 9 बजे खोलते थे, मैं जाता था। रात में 8 बजे वो बंद करते थे। तब तक मैं वहां बैठा रहता था और वहां मैंने हर तरह की चीजें पढ़ी, होमर से लेकर लोकप्रिय मैकेनिक्स और नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर साहित्य तक, भूगोल, ये और वो सब कुछ जो भी मुझे मिला। 1 साल तक हर दिन मैंने इस तरह पढ़ा, बस हर तरह की चीजें। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हालांकि मैं इतना ज्यादा खाता था, इस पूरे साल में मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। सुबह नाश्ते में जितना हो सकता था खा लेता था, फिर वहां जाकर पूरा दिन बिना खाए बैठता था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बिना खाए मैं बैठ पाया। इससे मेरे जीवन को देखने के तरीके में विस्तार आया। लेकिन फिर परिवार का ड्रामा शुरू हो गया। मेरी माँ रोने लगी, अगले शैक्षिक वर्ष में कॉलेज जाओ, कॉलेज जाओ, कॉलेज जाओ। फिर मैंने कहा, अगर मैं कॉलेज जाऊंगा तो साहित्य पढ़ने के लिए जाऊंगा। मेरे पिता ने कहा, तुम कविताएं पढ़कर क्या करोगे? तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए मिलिट्री मेडिकल कॉलेज में सीट भी देख रखी थी। मैंने मना कर दिया। फिर वो बोले, ठीक है, कम से कम इंजीनियरिंग तो कर लो। फिर मैंने कहा, देखिए, अगर मैं कहूं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आप कहें कि जानवरों के डॉक्टर बनो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो, कम से कम भूतों के डॉक्टर बनो, तो मैं उस बारे में सोचूंगा। मैं कह रहा हूं डॉक्टर नहीं बनना, आप कह रहे हैं इंजीनियर बनो। मैं नहीं सुनने वाला। आपकी समस्या समाज है, आपकी समस्या मैं नहीं हूं। तो मैं बस साहित्य पढ़ने गया। और इन 3 सालों के दौरान शुरुआती दिनों में सभी शिक्षकों के पास पहले से तैयार नोट्स होते थे। उन्हें वो पढ़ते थे और सभी लिखते थे। उन दिनों फाउंटेन पेन होते थे जिनकी कर कर की आवाज आती थी, जिनसे मैं परेशान हो जाता था। मैंने कहा, मैं ये कर कर नहीं सुनना चाहता। मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, अगर आप हमें वो नोट्स दे दें जो आपके पास हैं, तो हम उन्हें फोटोकॉपी करवाकर आपको वापस दे देंगे। हमें आने की जरूरत नहीं है, आपको भी आने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं वहां होता था तो मैं 100 सवाल पूछता था, जो उन्हें पसंद नहीं था। फिर मैंने सभी शिक्षकों के साथ समझौता किया कि वो मेरी हाजिरी लगा दें, मुझे बस उसी चीज की परवाह थी। तो मैं महीने में 1 बार जाता था, बस ये देखने के लिए कि वो अपना वादा निभा रहे हैं। तो मैंने मैसूर शहर की भूगोल की ऐसी खोज की, गांव की हर पगडंडी, हर पर्वत, हर पक्षी का घोंसला, जो भी वहां था, हर चीज पर मैंने ध्यान दिया, बस बिना किसी लक्ष्य के घूमते हुए। लेकिन आज, जैसे जब मैं नदी अभियान के बोर्ड से मिलने गया, जहां सभी प्रमुख विशेषज्ञ हैं, तो कुछ प्रश्न उठे और मैं उन्हें ऐसे ही समझा रहा था। तो वो बोले, सद्गुरु, आपको ये सब कैसे पता है? मैंने कहा, जो तब बिना किसी लक्ष्य के घूमना था, जिसमें मैंने हर चीज पर पूरा ध्यान दिया, एक कीड़े पतंगे और हर एक चीज पर मैंने ध्यान दिया, वो अब जबरदस्त ज्ञान बन गया है। मेरा इरादा कभी कुछ सीखने का नहीं था। मैंने बस इसीलिए ध्यान दिया क्योंकि ये जीवन है और बस यही करना होता है। क्या हम अद्भुत मनुष्य पैदा करने में रुचि रखते हैं, या हम उन्हें इस आर्थिक इंजन में फिट करना चाहते हैं जिसे हमने बनाया है, जो पूरी धरती को तबाह कर रहा है?
हम अपने आर्थिक इंजन को जितनी तेजी से चलाते हैं, विनाश उतना ही ज्यादा होता है। ये हम सभी जानते हैं। हमारा आर्थिक इंजन एक ऐसा इंजन है जिसका एक्सीलरेटर हम सभी ने पूरा दबा रखा है, पर स्टीयरिंग व्हील कोई नहीं संभाल रहा है। हमें अपने बच्चों को ऐसी गाड़ी के पहियों के नीचे नहीं डालना चाहिए जो बिना रुके आगे बढ़ती जा रही है और इसके स्टीयरिंग व्हील पर किसी का काबू नहीं है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है अपने शिक्षा को देखने के तरीके पर फिर विचार करने का। शिक्षा को निश्चित रूप से हमें ऊंचे बोध और ज्यादा जागरूक जीवन की ओर ले जाना चाहिए। और सबसे बढ़कर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर से इंसानियत उमड़ पड़े। जब आप में इंसानियत उमड़ पड़ेगी तो आपको दिव्यता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये थोड़े आनंद से कह रहा हूं, क्योंकि जब इतनी जबरदस्त तकनीक हमारे लिए उपलब्ध है तो क्या हमें ये करना चाहिए? देखिए, इस धरती पर कई महान प्राणी आए हैं, लेकिन जब वो आए और उन्होंने कुछ कहा तो मुश्किल से 10 लोगों ने सुना। उन 10 लोगों ने उसे हर तरह के रूप दे दिए। आज पहली बार आप यहां बैठ सकते हैं और पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। जब हमारे हाथ में ऐसा साधन है, अगर हम मानवता को अभी रूपांतरित नहीं करते तो इसका मतलब है हमारा ऐसा कोई इरादा ही नहीं है ना?